Welcome my channel Quality Education 4.0. Friend, today I discuss 7QC tool in quality document knowledge. I hope this lecture are very helpful for your future and interview point of view. Let's discuss. फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 7QC का यूज क्या है, 7QC क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्यों यूज करते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है 7QC के। फ्रेंड, कोई भी वीडियो के रिलेटेड अगर डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। देन फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। देन प्रॉब्लम इज ए अनडिजायरेबल इवेंट या एनी गैप बिटवीन व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज ऑब्टेन्ड कैन बी कॉल्ड एज ए प्रॉब्लम, एंड एनी एफर्ट टू रिड्यूस दिस गैप कैन बी कॉल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी अनडिजायरेबल इवेंट है, जो हम नहीं चाह रहे हैं वो हो रहा है, वो फ्रेंड प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड के बीच हमने क्या उम्मीद किया और क्या प्राप्त हुआ, इसके बीच जो गैप है फ्रेंड, ये प्रॉब्लम है। एंड एनी एफर्ट टू रिड्यूस, ये मेरा एक्सपेक्टेड और ये ऑब्टेन्ड, इसके बीच जो गैप आ रहा है फ्रेंड, ये प्रॉब्लम है। और इस गैप को जो कम कर रहा है उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। जिस टूल द्वारा ये गैप कम हो रहा है, या आप 7QC की ही बात कर लो, जैसे इस गैप को मैंने चेकशीट द्वारा कम किया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हो गया, पैरेटो द्वारा कम किया प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हो गया, हिस्टोग्राम द्वारा कम किया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो एंड एनी एफर्ट टू रिड्यूस दिस गैप कैन बी कॉल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप ये आपको प्रॉब्लम में समझ में आ गया होगा। आप इंटरव्यू में जाते हो तो अच्छे एमएनसीज कंपनी में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ए, प्रॉब्लम रियली वर्थ सॉल्विंग, प्रॉब्लम रिक्वायरिंग अ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें हम हाई टेक्नोलॉजी यूज हमें करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम रिक्वायरिंग केयर, जो रिक्वायर है केयर करने के लिए आप उसको हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन स्टार्ट नेक्स्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल की। ये अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है फ्रेंड, बट इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा एक्सेल पे भी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको बनाना है। कंपनी में भी आप वर्क कर रहे हो तो कैसे आपको यूज करना है इन टूल को। देन स्टार्ट 7QC टूल। अगर हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड तो 7QC टूल इन्वेंटेड ड्यूरिंग पोस्ट वार इन जापान एंड एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड 1945। बिफोर एंड ड्यूरिंग द वार जापान वाज नोन एज एम्पायर बट इज नाउ सिंपली नोन एज जापान। इट वाज पॉसिबली इंट्रोड्यूस बाई कोरो इशिकावा। इसको साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंड कोरो इशिकावा। इट इज गिवन टू जापानीज इंजीनियर एंड साइंटिस्ट इन 1950 एट द टाइम। कंपनीज दैट हैड सेट अबाउट ट्रेनिंग देयर वर्कफोर्स इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर डिफिनीशन की बात करें कि 7QC की डिफिनीशन क्या है तो हम बोल सकते हैं कि 7QC 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल डिफाइन आर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड रिजॉल्व द प्रोसेस। डाटा को कलेक्ट करना, करके एनालाइज करना और जो भी प्रॉब्लम आ रही है अकॉर्डिंग टू डाटा एंड अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं, नोन एज 7QC। देखते हैं डिफिनीशन इसकी। 7QC टूल आर यूजिंग फॉर कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, फाइंडिंग द रूट कॉज एंड मेजरिंग द रिजल्ट। फाइंडिंग द रूट कॉज मतलब उस प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम किस रूट कॉज के कारण आई, रूट कॉज की फाइंडिंग करते हैं, नोन एज 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल।
लेट नेक्स्ट फ्रंट डिटेल ऑफ 7QC टूल के बारे में बात करते हैं करके। जैसे फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है। सेकंड है मेरा चेकशीट क्या होता है। थर्ड है पैरेटो डायग्राम। फोर्थ है कंट्रोल चार्ट। फिफ्थ है हिस्टोग्राम। सिक्स है स्कैटर डायग्राम एंड लास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। Let's discuss one by one in the next slide. Tool number 1, cause and effect diagram. Then friend definition की अगर बात करें तो cause and effect diagram को friend फिशबोन डायग्राम भी हम बोलते हैं। ये 4M and 6M बेस्ट होता है। डिफिनीशन की बात करें तो cause and effect डायग्राम इज आल्सो नोन एज फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। ये तीनों एक ही नाम है, कॉज एंड इफेक्ट बोल लो या फिशबोन बोल लो या इशिकावा डायग्राम बोल लो। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज अ टूल टू फाइंड आउट ऑल प्रोबेबल टू पॉसिबल कॉजेज विच क्रिएट ए स्पेसिफाइड डिटेक्ट इन टर्म ऑफ 4M। जो भी मेरे फ्रेंड प्रोबेबल कॉजेज हैं और स्पेसिफाइड डिटेक्ट मतलब जो भी प्रोबेबल कॉज आए मेरे मैन से है या मशीन से है या मटेरियल से है या मेथड से है, ये हम इनसे चेक करके 4M से चेक करके हम बताते हैं कि किसके द्वारा प्रॉब्लम आई, मैन मशीन मटेरियल एंड मेथड। 6M से भी हम यूज करते हैं, जैसे मैन मशीन मटेरियल मेथड मेजरमेंट एंड मदर नेचर। इन्वायरमेंट की बात कर रहा है मदर नेचर। तो फ्रेंड फिशबोन डायग्राम को हम बोलते हैं कि इट इज़ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल। ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल भी है, ये आइडिया जो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जैसे फ्रेंड देखो ये मेथड है मेरा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। आप देख रहे हो मैन मशीन मटेरियल मेथड। ये जो भी मेरी प्रॉब्लम आई ये कंट्रोल स्टेट में जो भी इफेक्ट मेरा दिखा रहा है और कॉजेज 4M। यूज की अगर बात करें यूजेज की तो यूज व्हेन क्लैरिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यू टू डेवलप काउंटर मेजर रिजल्ट कैन ऑब्टेन क्लियर ओवरऑल पिक्चर ऑफ कैजुअल रिलेशन। जो भी आप प्रॉब्लम आ रही है उसकी आप पिक्चर लगाओ। कैन लिस्ट अप ऑल कॉजेज टू आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट कॉजेज कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन काउंटर मेजर। आप किस डायरेक्शन में क्या एक्शन ले रहे हो, क्या काउंटर मेजर आप ले रहे हो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसके बारे में ये बात कर रहा है। एग्जाम्पल लेकर एक डिस्कस करते हैं फ्रेंड वर्कशॉप ऑन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का ये सीट है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है कस्टमर द्वारा एनसी अगर कोई आ गई तो कस्टमर कौन सा था, मॉडल नंबर, पार्ट नेम, कंसर्न डेट, किस डेट पर आई, लोकेशन एरिया कौन सा है, आपके प्लांट में या कस्टमर के लोकेशन पे, लाइन स्टेशन आपके यहाँ या कस्टमर यहाँ, प्रिपेयर्ड ऑन, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना नाम यहाँ लिख दोगे। टीम मेंबर में कौन कौन से मेंबर आपके, क्वालिटी हेड हो गए, क्वालिटी मैनेजर हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, आप हो गए। तो जैसे मैन के अगर रिकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मैन क्या क्या गलती कर सकता है फ्रेंड। मैन या तो अगर कोई प्रॉब्लम आने का चांस ये है कि अगर मैन अनट्रेंड हो, अनस्किल हो, उसको कुछ चीज़ों की नॉलेज ना हो, केयरलेस हो, फटीगलेस हो, उसको स्टैंडर्ड का पता ही ना हो, नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड, इंटेंशनली प्रॉब्लम मिरर, कोई अपनी इंटेंशनली वो पार्ट को गलत बना रहा हो, तो ये मैन के केस में हो सकता है। अगर मशीन की केस में बात करें तो मशीन में क्या क्या कोई डिफेक्ट आने के चांस हो सकते हैं। जैसे मशीन वाइब्रेशन कर रहा हो, टेम्परेचर वेरिड, प्रेशर वेरिएशन हो, ब्रेकडाउन, टूल मेरा टूट जाए, टूल एंड फिक्चर की प्रॉब्लम आ जाए फ्रेंड। मटेरियल की बात करें तो हार्डनेस, टेस्ट, टफनेस हो गए, मैंने गलत मटेरियल ही मंगा रखा हो, मटेरियल का ग्रेड चेंज हो, इसकी बात कर सकते हैं फ्रेंड। अगर मेथड की मैं बात करूं तो मेथड में क्या हो, मेरा वर्क इंस्ट्रक्शन सही से डिस्प्ले ना हो, पोकायो का सही से डिस्प्ले ना हो, एंड ऑपरेशन स्किप कर दिए। जैसे हमें वो 4 ऑपरेशन है 1 2 3 4, तो हमने क्या किया कि 1 2 स्किप कर दिया और 3 पर ला दिया, ऑपरेशन स्किप कर दें, ये भी हो सकता है। बर नॉट मेंशन, मेजरमेंट की बात करें तो मेरा गेज कैलिब्रेटेड ना हो,
जो भी मैं वर्नियर या माइक्रोमीटर यूज कर रहा हूँ कैलिब्रेटेड ना हो, वो एरर शो करे और मैंने पार्ट चेक कर दिया। इन्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेंड इन्वायरमेंट में जहाँ वर्क हो रहा है फ्रेंड उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे हम कास्टिंग पे वर्क कर रहे हैं तो जहाँ पे कास्टिंग हो रही है वहाँ पर टेम्परेचर फ्रेंड रिक्वायरमेंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप वहाँ पे जो भी वर्कर है उसके लिए कोई सेफ्टी यूज नहीं कर रहे हो तो वहाँ भी डिफेक्ट आने के चांस है, वर्कर कहीं सही से काम ना कर पाए। तो ये फ्रेंड हो सकते हैं। जिसे इन्वायरमेंट में आप ये भी ले सकते हो कि मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। तो आप इन सब चीज़ों पर वर्क कर सकते हो कि क्या क्या मतलब मैन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन से, मटेरियल से, मेथड से, मेजरमेंट से, इन्वायरमेंट से, और क्या आप इफेक्ट इस पर आ रहा है। आप इफेक्ट लिख दोगे, जो भी होगा प्रॉब्लम आपके। नेक्स्ट टूल नंबर टू की बात करें, चेक शीट। फ्रेंड चेक शीट जनरली हम यूज करते हैं कलेक्टिंग डाटा एट रियल टाइम प्लेस एंड जनरेटिंग डाटा। फ्रेंड चेक शीट वहाँ पर यूज होता है, ये सिंपल वे ऑफ डाटा कलेक्टिंग एट रियल ऑपरेशन, ओनली डिफेक्ट डाटा कलेक्टिंग की बात करता है। जैसे जहाँ पर वर्क हो रहा है आप वहीं पर 10 पार्ट चेक कर लिए, वहीं पे आप रियल टाइम पे ही आप पार्ट को चेक कर रहे हो, रियल टाइम पे ही आप पार्ट बता रहे हो। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड कि इसके रिगार्डिंग ये बात करता है। डिफिनीशन की बात करें तो चेक शीट इज ए टूल विच शो द रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट डाटा। अभी जो आप चेक कर रहे हो वो क्या चीज़ है, और जो पास्ट डाटा के बिहेव पे आप चेक शीट बनाते हो। फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल चेक शीट हो गया, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, लेआउट रिपोर्ट हो गया, ट्रेवल कार्ड, 100% इंस्पेक्शन, विजुअली की बात कर रहा है, 100% आप विजुअली जो पार्ट चेक कर रहे हो, चेक शीट हो गए। अब चेक शीट मेथड की अगर यूजेज की बात करें तो यूड कलेक्ट डाटा, रिजल्ट इंश्योर कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डाटा, यूड व्हेन परफॉर्मिंग थ्रू इंस्पेक्शन अलाउड थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ ऑल चेक आइटम। अब ये बात बोल रहा है कि यू ड्यूरिंग फेट टू मॉनिटर द सिचुएशन, एनालाइज कॉज, रिवाइव इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन, परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट अ सेलेक्टेड कंट्रोल मेजर। देन इस पे इधर आपको आगे कैन अंडरस्टैंड टेंडेंसी एंड वेरिएशन, क्या क्या वेरिएशन हो रहे हैं मेरे, कैन रिकॉर्ड रिक्वायर्ड डाटा। फ्रेंड अगर चेक शीट की वर्कशॉप की बात करें तो आप जैसे देख लो कि गेजिंग एनजी आ गए मेरे, पेंट एनजी, वेल्डिंग एनजी, डेंट मेरे आ गए, स्क्रैचेज आ गए। तो ये एक विजुअल डाटा के बिहाव पे मैंने ये लिया है कि विजुअल आप चेक कर रहे थे और ये प्रॉब्लम आ रही है 7 पार्टों में। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन से कितने एनजी आ रहे हैं उसके रिलेटेड डिफेक्ट की डेट में। टूल नंबर 3 की बात करें तो फ्रेंड ये पैरेटो डायग्राम है। इसका मैं एक्सेल पे आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा पैरेटो डायग्राम एक्सेल पे कैसे बनाते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर बनाऊंगा। पैरेटो डायग्राम होता है फ्रेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल टूल विच फोकस्ड ऑन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। इट इज़ नोन एज 80-20 रूल। ये 80-20 रूल के नाम से भी फ्रेंड जाना जाता है। इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें तो पैरेटो इज ए टूल फाइंड आउट 20% प्रॉब्लम बाई विच सॉल्विंग आवर प्रोडक्ट इज 80% इफेक्ट। अगर हम 20% अपने प्रॉब्लम पे वर्क कर ले तो 80% जो मेरे पार्ट है वो डिफेक्ट फ्री बनेंगे। पैरेटो इज ए टूल टू फाइंड आउट द प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स। आप ये भी बोल सकते हो कि इनमें से 80% ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय 20% ऑफ पोटेंशियल कॉज। जो 80% ऑफ प्रॉब्लम आपके आते हैं वो 20% पोटेंशियल कॉजेज पे आते हैं। अगर हम 20% पे अगर वर्क कर ले तो मेरा 80% पार्ट की डिफेक्ट फ्री हो जाएंगे। पैरेटो डायग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बार एंड लाइन ग्राफ ऑफ एक्यूमुलेटेड डाटा वेयर डाटा एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। अगर इसकी बात करें मेथड ये रिजल्ट की तो ये मेथड होगा मेरे, जैसे पैरेटो डायग्राम देख लो ABCD, ये मेरे 80/20 रूल पे। यू टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज अ प्रॉब्लम, यू टू रिवाइव द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन टेकन, तो इधर होगा मेरा अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क, allow identification of a starting point with task to start with, allow projection of the effect of a measure to be taken। जैसे फ्रेंड वर्कशॉप की अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हो
एग्जांपल में ले रहा हूँ। जैसे देखो ये मेरे क्वांटिटी और कम्युलेटिव परसेंटेज के बीच मैंने ग्राफ निकाला है। तो आप देख रहे हो जैसे ये है 80% प्रॉब्लम मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, 80% मेरे इधर आ रहे हैं, लगभग इतने करीब 80% यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहे हैं। ये 80-20 जब एक्सेल पे बताऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट टूल नंबर 4 की बात करें तो फ्रेंड कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्यों यूज करते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है? तो फ्रेंड कंट्रोल चार्ट इज टूल फॉर कंट्रोलिंग मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग द स्पेशल कॉज वेरिएशन। फ्रेंड आप कॉजेज मेरे 2 टाइप के होते हैं, एक कॉमन कॉज एक स्पेशल कॉज, बट यहाँ पे एक नेचुरल कॉज को भी लिया है जो मतलब इन्वायरमेंटल कॉजेज है। कॉमन कॉज फ्रेंड आप कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप हमेशा एलिमिनेट आप स्पेशल कॉज ही कर सकते हो, क्योंकि कॉमन कॉज लगभग मेरे प्रोसेस में रहते हैं। जैसे कॉमन कॉज का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे कॉमन कॉज का एग्जांपल है कि इनहेरेंट मशीन की वाइब्रेशन हो गई फ्रेंड। आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो मशीन वाइब्रेट करेगा ही। टेम्परेचर भी कॉमन कॉज के एग्जांपल है। इनहेरेंट जो जन्मजात हो तो मतलब ये चीज़ें तो उसके अंदर होंगी ही। आप मशीन ऑन करोगे तो मशीन वाइब्रेट करेगी ही करेगी, हीटिंग होगी ही होगी। हाँ, बस आप इसे कम कर सकते हो, लेकिन आप इसे एलिमिनेट पूरी तरह से नहीं कर सकते हो। बट स्पेशल कॉज फ्रेंड ये सडनली ऑकरेंस होता है। जैसे स्पेशल कॉज में आपको होगा कि टूल का डैमेज हो जाना, तो टूल तो डेली टूटेगा नहीं। आप वर्क कर रहे हो अगर तो टूल तो डेली टूटेगा नहीं। जो सडनली ऑकरेंस हो रहा है, जैसे आप वर्क कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो लाइट चली गई, तो फ्रेंड ये स्पेशल कॉज में आ जाएगा, क्योंकि अब लाइट डेली तो जाएगी नहीं। तो ये होते हैं कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज। ये जब स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में पढ़ाऊँगा आपको तो उसमें मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कॉमन कॉज और स्पेशल कॉजेज क्या हैं। बट अभी यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कंट्रोल चार्ट की, तो कंट्रोल चार्ट फ्रेंड क्रिटिकल टू क्वालिटी के लिए होता है। जहाँ पर फिटमेंट सेफ्टी रिलेटेड यूज हम करते हैं उस पर कंट्रोल चार्ट का यूज होता है। ये एक्स बार एंड आर रेंज चार्ट के बीच में होता है। यू टू ऑब्जर्व अ चेंज कॉर्ड बाई इलिप्स ऑफ टाइम कैन आइडेंटिफाई अ चेंज कॉर्ड बाई इलिप्स ऑफ टाइम। ये कंट्रोल चार्ट मेथड यूज रिजल्ट। कंट्रोल चार्ट का फ्रेंड ये एग्जांपल है। जैसे UCL एंड LCL के बीच में ग्राफ बनाया गया है, तो आप देख रहे हो ये वेरिएशन मीन की तरफ होना चाहिए। अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये मेरा मीन हो गया। ये मिड पॉइंट पे जो मेरा जा रहा है ये मीन हो गया, ये मीन हो गया। तो UCL एंड LCL के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड। टूल नंबर 5 है मेरा स्ट्रैटिफिकेशन। फ्रेंड अगर डिफिनीशन की बात करें तो दी कॉमन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज टू थिंक मैटर आउट बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पोर्शन। स्ट्रैटिफिकेशन एज ए नंबर ऑफ यूजफुल पर्पज। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल टूल है फ्रेंड, जहाँ हम विच यूज फॉर डिसीजन टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा कलेक्टिंग फॉर ऑल वर्किंग शिफ्ट ऑल वर्किंग जितने भी मेरे शिफ्ट हुए उसमें मैं जो एक्चुअल डाटा है मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रैटिफिकेशन उसकी बात करता है। जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ मेथड ग्रुपिंग, डे टाइम प्लेस वर्कर और अ प्रोसेस। यू टू ऑब्जर्व वेरिएशन एमोंग स्ट्रैटिफिकेशन, यू टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कॉड एंड इफेक्ट, यू टू आइडेंटिफाई अ पर्पज एंड मीन्स टू सर्व द पर्पज। रिजल्ट मेरा क्या क्या है? अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग स्ट्रैटिफिकेशन बाय परफॉर्मिंग अ कॉज एनालाइजिंग यूजिंग द स्ट्रैटिफाइड डाटा। टूल नंबर 6 है फ्रेंड स्कैटर डायग्राम। फ्रेंड अगर स्कैटर डायग्राम की हम बात करें तो स्कैटर डायग्राम यू टू एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन टू पेयर इंटरलेटेड डाटा। दो डाटा के बीच में फ्रेंड स्कैटर डायग्राम का हम यूज़ करते हैं। दो डाटा रिलेशन बनाते हैं फ्रेंड एक्स एंड वाई में।
कि is a technical tool used for comparison between two variable. This tool used for process validation and revalidation. प्रोसेस मेरा वैलिड है या फिर रीवैलिड मेरे को करना पड़ेगा. स्कैटर डायग्राम इज ए टूल विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटररिलेटेड पेयर डाटा. एग्जाम्पल हो गया जैसे द एज एंड वैल्यू ऑफ अ कार, द हाइट एंड शू साइज ऑफ पर्सन, द मार्क दैट अ पर्सन गेन्ड इन टू सेपरेट टेस्ट. अभी द स्कैटर डायग्राम मेथड यूज एंड रिजल्ट की बात ये है कि यूजेज मेरे हैं कि यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू मैटर, used to identify a relationship between two matter and establish a countermeasure based on their cause and effect relation. Result मेरे हैं can identify cause and effect relation. cause और effect में क्या relation है, can understand the relationship between two result. फ्रेंड अब बात आती है कि when to use a scatter diagram. हम scatter diagram का यूज क्यों करते हैं और कब ज़रूरत पड़ी. वेन यू हैव पेयर्ड न्यूमेरिकल डाटा, जब आपको पेयरिंग में न्यूमेरिकल डाटा मिले. वेन यू डिपेंडेंट वेरिएबल में है मल्टीपल वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स और वाई के बीच में आप ग्राफ यू ड्रॉ करते हो. जैसे वेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉज एंड इफेक्ट यूजिंग अ फिजिबल डायग्राम. आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आइडिया जनरेट करते हो to determine objectively whether a particular cause and effect are related. When determine whether two effects that appear to be related both occur with the same causes. When testing for auto correlation before constructing a control chart. correlation and scatter diagram की अगर बात करें फ्रेंड तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन. देख लो ये दूर दूर है, नो कोरिलेशन की यहाँ कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है. नोटिस हाउ द क्रॉसेस आर ग्रुप क्लोज टुगेदर along an imagine line. The crosses are less closely grouped in the example of a big correlation. अगर बात करें फ्रेंड कोरिलेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एंड पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप ग्रेडियंट. जैसे ये मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है, देखो अगर ये बढ़ता जा रहा है, देखो ये वाई ग्राफ हो गया, ये एक्स ग्राफ हो गया. तो आप यहाँ देखो, ये आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो ऐसे, आपको देख रहे हो बढ़ता जा रहा है ग्राफ, इधर से बढ़ता जा रहा है. बट यहाँ पर देखो तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये घटता जा रहा है, ये घटता जा रहा है. तो फ्रेंड पॉजिटिव कोरिलेशन मीन दैट वन आइटम इंक्रीजेज सो डज द अदर इंक्रीज. एक के बढ़ने से एक डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से एक बढ़ता है. जिससे पर्सन एज अ पर्सन हाइट इंक्रीज सो डज द आर्म स्पैन. जैसे अगर पर्सन की हाइट बढ़ती जा रही है तो भुजा भी उसके बढ़ते जा रहे हैं, पैर भी बढ़ते जा रहे हैं. तो उसकी बात कर रहा है. ये हो गया मेरा निगेटिव कोरिलेशन. इसका एग्जांपल है कि वन टाइम इंक्रीज, एक के बढ़ने से एक डिक्रीज हो रहा है. जैसे एक कार आपने लिया और जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है कार, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. उसको आप सस्ते दामों पे बेच रहे हो, चाहे मॉडल पुराना होता जा रहा है. ये है निगेटिव कोरिलेशन फ्रेंड. अगर बात करें इसकी नो कोरिलेशन तो मीन दैट वन आइटम इंक्रीजेज सो डज द अदर सम टाइम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. जैसे एक आइटम इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है अदर और डिक्रीज भी हो सकता है. जिससे डेली यूज आइटम सेल. वर्कशॉप पर स्कैटर डायग्राम ये एग्जांपल है फ्रेंड. एक स्ट्रेंथ और करंट के बीच मैंने लिया है. देखो ये कोरिलेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपको देखेगा कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर इधर ये घटता जा रहा है. लास्ट टूल है फ्रेंड मेरा हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम के बारे में बात करेंगे फ्रेंड कि हिस्टोग्राम में क्या होता है. ये लार्ज नंबर ऑफ डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड. जैसे लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, जैसे अब 100-150 पार्ट मैंने चेक किया तो उसके बिहाफ पे है ये. जैसे डिफिनीशन की बात करें तो हिस्टोग्राम इज ए टूल विच इंडिकेट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सेंटर इट सेल्फ अराउंड द मीन. मतलब कितने डाटा मेरे सेंटर में है इसके बारे में बात करता है. इट सो प्रोसेस इन सेंटर और नॉट, जो भी मेरे प्रोसेस हैं वो सेंटर में है या नहीं. A histogram is mainly used to analyze a process by examining the location of the mean value in the graph or degree of variation to find a problem point that need to be improved. Its other application are listed in the table below. फ्रेंड इसे गॉसियन कर्व भी बोलते हैं और बेल शेप कर्व भी बोलते हैं. इसको भी मैं एक्सेल में बनाना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने. हिस्टोग्राम शो फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डाटा पॉइंट दैट वाई इट इज नोन
एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। इसका यूज फ्रंट कंपनी में एक, जैसे आपने 1000 पार्टों की रीडिंग ली, तो आप अपने जो सीनियर को अब 1000 पार्टों की रीडिंग तो बताओगे नहीं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कर्व बना दिए कि हाँ, जैसे 8.5 की रीडिंग मेरी 10 बार आई, 8.6 की रीडिंग मेरे पास 6 बार आई, फ्रीक्वेंसी आप बता दिए, उसी के बारे में बताता है। जैसे मेथड मेरे हो गए कि देख लो, ये स्टैंडर्ड रेंज ऑफ वेरिएशन, यू टू एक्सेस द एक्चुअल कंडीशन, यू टू एनालाइज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम पॉइंट दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड बाय फाइंडिंग द लोकेशन of the mean value or a degree of variation in the graph, you to examine that the target quality is maintained throughout the process. तो इधर रिजल्ट में कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द मीन सेंट्रल वैल्यू डिग्री ऑफ वेरिएशन, फिर इस कैन फाइंड आउट द स्कोप ऑफ डिफेक्ट बाय इंसर्टिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, कैन आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेदर देयर इज एन आइसोलेटेड एक्सट्रीम वैल्यू। मैंने आपको बता दिया फ्रंट क्यों यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये हो गया मेरा कि 1 2 3 4 6 सैंपल ले लिए। पहले सैंपल की ये रीडिंग मेरी ये आई, इसकी रीडिंग ये आई, इसकी रीडिंग ये, इसकी रीडिंग ये। उसके बाद अब हिस्टोग्राम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पहले रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जैसे मैक्सिमम मेरा जो डायमेंशन है मैक्सिमम 100 पार्ट मैंने चेक किया, उसमें से मैक्सिमम जो डायमेंशन है ट्यूब का ओडी में 65 और मिनिमम ट्यूब की ओडी मेरी आ रही है 12, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम नोन एज रेंज तो 53 आ गया। अब कैलकुलेट क्लास विड्थ की अगर बात करें तो रेंज अपन नंबर ऑफ सैंपल ग्रुप, तो 53 मेरे ये हो गए और सैंपल ग्रुप 6 ये होगा। 6 कैसे लिया, तो ये देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो ये मेरे 8.8 क्लास विड्थ आ गए। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देख लो कि 12 से 21 के बीच में डायमेंशन 8 टाइम है, 21 to 36 टाइम, 30 to 39 6 टाइम, 39 to 48 6 टाइम, 48 to 57 2 टाइम, 57 to 66 2 टाइम। देन फ्रेंड अभी ये लेक्चर फ्रेंड एंड होता है, और थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको। कोई भी क्वेरी है फ्रेंड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।